जिब्रेलिन साथ के साथ याद कर लो। जिब्रेलिन को किसने ढूंढा था? जापान के फार्मर्स ने। किसने ढूंढा था? जापान के फार्मर्स ने। क्या किया? जापान के अंदर जो जापानीज राइस फार्मर थे, उन्होंने अपने खेत में राइस लगा दिए, ठीक है। वहां पर उन्होंने क्या देखा? अनयूजुअल राइस सीडलिंग्स, यानी कुछ राइस के ऐसे प्लांट थे जो कितने लंबे हो गए? 6-6 फुट लंबे हो गए, ठीक है, पैडी फील्ड के अंदर। वो कैसे थे? टॉल थे, स्ट्राइल थे और स्पिंडल शेप थे। टॉल का मतलब मैंने आपको बता दिया, 6-6 फुट लंबे। स्ट्राइल का मतलब उनके अंदर एक भी दाना नहीं था, और उनकी शेप कैसी थी? स्पिंडल जैसी थी। इन सीडलिंग्स के अंदर एक भी दाना क्यों नहीं था? क्योंकि उनको एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम क्या था? बेकेने, या फिर हम क्या बोलेंगे? फुलिश सीडलिंग्स। फुलिश सीडलिंग का मतलब क्या होता है? कि ऐसे प्लांट जो मूर्ख बना रहे हैं, जिसके अंदर एक भी दाना नहीं है, ठीक है। और ये जो डिजीज है वो किसकी वजह से हुई थी? लिखो, प्लांट इज अफेक्टेड बाय, किसकी वजह से हुई थी बेकेने डिजीज? एक फंजाई की वजह से। फंजाई का नाम लिखो, प्लांट इज अफेक्टेड बाय फंजाई। फंजाई का नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और यहां से ही जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और यहां से ही टर्म आई है जिब्रेलिन, ठीक है। फंजाई का नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और यहीं से टर्म आई है जिब्रेलिन। बाद में कहते हैं ये फंजाई एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, उस केमिकल का नाम क्या है? जिब्रेलिक एसिड। फंजाई सिक्रीट एक केमिकल, और उस केमिकल का नाम क्या है? जिब्रेलिक एसिड। क्या नाम दिया? जिब्रेलिक एसिड। फंजाई है वो एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसका नाम क्या दिया? जिब्रेलिक एसिड। अब तक कहते हैं 100 जिब्रेलिन रिपोर्टेड किए जा चुके हैं, डिस्कवर किए जा चुके हैं इन प्लांट्स। 100 जिब्रेलिन रिपोर्टेड इन प्लांट्स। अब तक कहते हैं कि 100 जिब्रेलिन हैं वो प्लांट्स के अंदर रिपोर्टेड किए जा चुके हैं, यानी 100 जिब्रेलिन डिस्कवर किए जा चुके हैं। और इनको हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, GA1, GA2, GA3 और सो ऑन, इस तरीके से। GA100 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। GA1, GA2, GA3। अब देखो, सबसे ज्यादा जो हम अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, या फिर जो प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाला जिब्रेलिन है, वो कौन सा है? GA3। कौन सा है? GA3 है। तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हम। लिखो भाई, GA3 जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। GA3 का फॉर्मूला है C19H26O6। C19H26O6, ठीक है। ये मेन है जो सारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, लिखो, वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड। वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड। पहला जिब्रेलिन है जो प्लांट्स के अंदर ढूंढा गया, जिसकी डिस्कवरी हुई, जिसके बारे में सारा कुछ हमने पता लगाया है, ठीक है। जितने भी जिब्रेलिन है सब एसिडिक है, ये तो हमें पता ही है। क्या लिखते हैं? जिब्रेलिक एसिड लिखते हैं। तो ऑल जिब्रेलिन्स आर एसिडिक।
ऑल जिब्रेलिन्स आर एसिडिक। कितने भी जिब्रेलिन हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। प्रीकर्सर इनका क्या है, एसिटिल कोएंजाइम ए और मेवालोनिक एसिड। प्रीकर्सर, प्रीकर्सर क्या है, एसिटिल कोएंजाइम ए या फिर क्या बोलोगे, मेलावोनिक, एक मिनट, MEVA, MEVALONIC, मेवालोनिक एसिड। ठीक है, प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है, जिनसे जिब्रेलिन बना है। जैसे अपन ने ऑक्सीन के लिए क्या पढ़ा था, ऑक्सीन का प्रीकर्सर क्या है बेटा, ऑक्सीन का प्रीकर्सर क्या है, ट्रिप्टोफान। क्या है, ट्रिप्टोफान। यानी वो ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड से बना है। उसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए कि जिब्रेलिन का प्रीकर्सर क्या है या फिर जिब्रेलिन किससे बना है, तो क्या बोलोगे, एसिटिल कोएंजाइम ए या फिर क्या बोलेंगे, मेवालोनिक एसिड से बना है। किससे बना है, मेवालोनिक एसिड से। ठीक है, अब हम इसके क्या लिखेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। हेडिंग लगाओ, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला लिखो, बोल्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनोडल इलोंगेशन। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाना। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ना, किसका, कैबिज को रोजेट बनाने के लिए भी। जैसे इसके अंदर अगर पहले नोड्स इस तरीके से हैं, पहले नोड्स यहाँ पे हैं, देखो ये नोड यहाँ पे है तो यहाँ से पत्ता निकला, ये नोड यहाँ पर है, यहाँ से पत्ता निकला, ये नोड यहाँ पर है, इस तरीके से हमने ये बनाया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर हम इसके ऊपर किसका स्प्रे कर दें, जिब्रेलिन का स्प्रे कर दें, तो ये जो इंटरनोड है इनकी इलोंगेशन बढ़ जाएगी, यानी इस तरीके से हो जाएगा। और ये नोड्स हैं, ये क्या बोलोगे, जिब्रेलिन इसमें हेल्प करता है, इंटर नोडल इलोंगेशन, इंटरनोड्स की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करेगा, इंटरनोडल इलोंगेशन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, बीट कैबेज के अंदर। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, बीट या फिर कैबेज। गोभी का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना कि एक पत्ता गोभी इस तरीके से है, अगर हम ऐसे कर दें तो इसमें अब पत्ते यहां से निकलेंगे, होगा वो फ्लफी सा, लेकिन फूल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इंटरनोडल इलोंगेशन की वजह से। नेक्स्ट लिखो, ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फिज्म। ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फिज्म, ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है बेटा, हाइट का छोटा रह जाना। ठीक है, कहते हैं इसकी हेल्प से हम मेज, पाइसम, वीसिया, फाबा है, इनकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। मेज, पी
वीसिया फाबा। वीसिया फाबा क्या होता है? सोयाबीन। ठीक है, बीन्स होते हैं एक टाइप के। क्या होते हैं? बीन्स होते हैं। मेज मक्की पता ही है, मटर पता ही है, बीन्स पता ही है। इन प्लांट्स की अगर कहते लेंथ बढ़ानी है तो उसके ऊपर जिब्रेनियन डाल दो। ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फिज्म, यानी कि अगर वो स्टार्टिंग से उनकी हाइट कम है तो उनको हम लंबा कर सकते हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं? लंबा कर सकते हैं। इस चीज में तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि फिजिकली वो लंबा होगा, जीन्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ हम क्या कहेंगे, वो बाहर से हमें लंबा दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके क्रोमोसोम जीन वगैरह बदल जाएंगे भी। अगर हम उसके दाने लगाएंगे तो अगला पी का प्लांट भी लंबा मिलेगा, ऐसा नहीं होएगा। ठीक है, वो उसी हाइट का मिलेगा। यानी ये जो होता है ना ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फिज्म का मतलब क्या है? ओनली क्या कहेंगे? फिजिकली चेंज होगा। फिजिकली, फिजिकली का मतलब समझते हो ना, कि बाहर से। ठीक है, आप यहां लिखोगे कि जेनेटिकली रिमेन सेम। जेनेटिकली रिमेन सेम। जेनेटिकली रिमेन सेम का मतलब है कि उसके जीन चेंज नहीं होंगे, उसके क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ किसके अंदर चेंज आएगा? फिजिकल अपीयरेंस के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, सिर्फ किस में चेंज आएगा? फिजिकल अपीयरेंस के अंदर चेंज आएगा। डन। ठीक है, थर्ड फीचर लिखो, इंप्रूव इल्ड इन शुगर केन। शुगर केन में इन्होंने बोला है कि अगर गन्ने के खेत में हम जिब्रेलिन का स्प्रे कर दें तो उसके अंदर जो प्रोडक्शन है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, क्या लिखोगे? थर्ड पॉइंट, इंप्रूव यील्ड इन शुगर केन। ये क्वेश्चन आप लोगों के नीट एग्जाम में आया हुआ है कि जिब्रेलिन के स्प्रे से हम शुगर केन का जो प्रोडक्शन है उसको कितना इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो कि जिब्रेलिन जिब्रेलिन increase the length of sugarcane। गन्ने की जो हाइट है उसको जिब्रेलिन से हम क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। दस इंक्रीजिंग द यील्ड, दस इंक्रीजिंग द यील्ड 20 टन पर एकड़। 20 टन पर एकड़। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लो कि 1 एकड़ से 20 टन तक का हमें फायदा मिल जाएगा। ACRE, एकड़। फोर्थ पॉइंट, इंप्रूव शेप इन एप्पल। इंप्रूव शेप इन एप्पल। मुझे ये बताओ, शुगर केन का समझ में आ गया? तुम्हें ये पता चल रहा है कि इसका स्प्रे कर करके हम क्या है, लंबाई को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीन क्या कर रहा था? रूट टिप और शूट टिप की ग्रोथ में हेल्प कर रहा था, और जिब्रेलिन क्या कर रहा है? इंटरनोड को बढ़ा रहा है, यानी लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर देखो गन्ने की भी लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, जिससे क्या है, जो प्रोडक्शन है वो 1 एकड़ से 20-20 टन तक का हो रहा है जिब्रेलिन का यूज करने से। आगे क्या है, जिब्रेलिन का यूज करके हम इसकी क्या है, एप्पल की जो शेप है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेगा? इंप्रूव शेप इन एप्पल। ये क्या होता है देखो, इसके अंदर एक चीज होती है कि भी मान लो अगर जैसे किसी ब्रांच के ऊपर, ये ब्रांच है, ठीक है, एक एप्पल यहां पर लग रहा है। अगर नोट्स पास पास है, अगर नोट्स पास पास है ना,
एक एप्पल यहाँ पे लग रहा है, दूसरा एप्पल यहाँ पे लग रहा है, तीसरा एप्पल यहाँ पे लग रहा है, मान लो चौथा एप्पल यहाँ पे लग रहा है। तो ये एप्पल्स क्या है, आपस में टकराएंगे, छोटे छोटे आपस में टकराएंगे, टकराएंगे ना तो उनका साइज छोटा रह जाता है और एक दूसरे से भिड़ते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो हम अगर इसके ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे कर देंगे ना तो ये इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाएगी, इंटरनोडल इलोंगेशन होएगी। तो एक एप्पल यहाँ पे लगेगा तो दूसरा एप्पल यहाँ पे लगेगा, तो दोनों ना तो एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे, दोनों को अपना साइज इंक्रीज करने का भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। सेम ऐसा अंगूरों के साथ भी होता है। कहते हैं कि अंगूर का गुच्छा है, अभी मैं लिखवाऊंगी यहीं पे समझा देती हूँ, अंगूर का गुच्छा है, कहते हैं अंगूर के गुच्छे के अंदर हम ये कहें एक अंगूर यहाँ पे लगा है, दूसरा अंगूर उसके साथ यहाँ पे लग गया, फिर एक अंगूर यहाँ पे लग गया, फिर एक अंगूर यहाँ पे लग गया। इस तरीके से कहते हैं अगर पास पास अंगूर लगे होंगे तो एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है, साइज उनका छोटा रह जाएगा, टूट जाएंगे। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे कर दिया तो ये क्या है, इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाएगा, इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाएगा तो दूर दूर अंगूर लगेंगे और बड़े बड़े लगेंगे और ना ही एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे और ना ही क्या है, टूटेंगे। तो ये जिब्रेलिन का फायदा होता है, इससे हम हर फ्रूट के लिए इसे यूज कर सकते हैं ताकि इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाए। इंटरनोड्स अगर दूर दूर होंगी ना तो फ्रूट दूर दूर लगते हैं, दूर दूर लगेंगे तो ना आपस में भिड़ेंगे ना डैमेज होंगे, साइज भी उनका बड़ा होगा, ठीक है। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। दोनों के अंदर सेम लिख लो, इंप्रूव शेप इन एप्पल, इंप्रूव यील्ड इन ग्रेप्स। शेप इन एप्पल समझ आ गया। और इसमें भी क्या होगा, इंटरनोडल इलोंगेशन होगी, इंटरनोडल इलोंगेशन होगी। अंगूरों के अंदर भी सेम ही है, लिख लो अगला फिफ्थ, इंप्रूव यील्ड इन ग्रेप्स। बताओ मुझे, एप्पल ग्रेप्स सब में पता चल गया। मतलब जिब्रेलिन का मेन काम क्या है, इंटरनोड्स की लेंथ को बढ़ाना ताकि फ्रूट्स दूर दूर हों, एक दूसरे से भिड़े ना, एक दूसरे के साथ टच ना करें तो डैमेज नहीं होंगे, निशान नहीं पड़ेंगे, साइज उनका बड़ा होगा। ये चीज समझनी है, समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेप्स की यील्ड भी अपन ने बढ़ा ली, इंटरनोडल इलोंगेशन है इसके अंदर भी। आगे लिखो सेनेसेंस, सेनेसेंस क्या होता है, सेनेसेंस यहाँ पे भी इंटरनोडल इलोंगेशन ही है, इंटरनोडल इलोंगेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सेनेसेंस, SENESCENCE, सेनेसेंस क्या होता है, सेनेसेंस एजिंग, बुढ़ापा, ठीक है, एब्सिशन नहीं है, प्लांट का क्या है, बूढ़ा हो जाना, यानी वो क्या है, उसके पत्ते पीले हो जाएंगे, मुरझा जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सेनेसेंस, एजिंग बोलते हैं, एजिंग बुढ़ापा आ जाना, उसे क्या बोलते हैं, सेनेसेंस। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि जिब्रेलिन डिले सेनेसेंस, ठीक है। अगर हम किसी प्लांट पे जिब्रेलिन का छिड़काव कर देंगे तो वो जल्दी से बूढ़ा नहीं होगा, जल्दी से उसके पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे, जल्दी से वो क्या है, मुरझाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जिब्रेलिन डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, एजिंग, ओके। कि जिब्रेलिन है वो क्या करता है, डिले कर देता है सेनेसेंस को। फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर, यानी फ्रूट्स लंबे टाइम तक ट्री के साथ जुड़े रहेंगे, गिरेंगे नहीं, ठीक है। फ्रूट्स क्या है, लिख लो यहाँ, इसके अंदर एक और पॉइंट लिखेंगे हम, क्या लिखोगे कि फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री, फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री फॉर लॉन्गर टाइम, ट्री के ऊपर लंबे टाइम तक रहेंगे, ठीक है, तो मार्केट के अंदर भेजने का अपना पीरियड भी है वो भी बढ़ जाएगा, भी धीरे धीरे खुद तोड़ते रहो, नीचे तो गिरेंगे नहीं,
ठीक है, तोड़ते रहो मार्केट में भेजते रहो, तोड़ते रहो मार्केट में भेजते रहो। आगे लिखो, अर्ली मेच्योरिटी इन कॉनिफर्स। अर्ली मेच्योरिटी इन कॉनिफर्स। कॉनिफर्स कौन होते हैं? प्लांट किंगडम हमने पढ़ा हुआ है, बता दो। कॉनिफर्स, कॉनिफर्स के अंदर कौन आएगा? पाइनस, वेरी गुड। और पाइनस, साइकस, ठीक है, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? कॉनिफर्स में। कॉनिफर्स का मतलब क्या होता है? कॉन शेप, जैसे क्रिसमस ट्री होता है, वो सारे क्या हैं? कॉनिफर्स हैं। कॉनिफर्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं? देखो, जो कॉन शेप होते हैं ऐसे होते हैं, ये इस टाइप से ऐसे, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉनिफर्स। कौन शेप होती है। क्रिसमस ट्री देखा है सबने? जो क्या है, मोस्टली हम ये कहेंगे कि ये पहाड़ों पर ही देखने को मिलते हैं, हिली एरियाज के अंदर देखने को मिलते हैं। इनकी शेप ऐसी क्यों होती है बेटा? हाँ, ताकि बर्फ गिरे तो इनके पत्ते वगैरह डैमेज नहीं होते, वो ऐसे फिसल जाती है नीचे बर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि अर्ली मेच्योरिटी इन कॉनिफर्स का मतलब है कि अगर हम जिब्रेलिन, इनके अंदर ना सीड्स ही बनते हैं, इनके अंदर क्या बनते हैं? सीड्स बनते हैं। इनके अंदर फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनता, सिर्फ सिर्फ बीज बनते हैं। तो इनके अंदर क्या है, अगर हम जिब्रेलिन का स्प्रे कर दें तो इनके अंदर सीड प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है। उन बीजों का यूज ना दवाइयां वगैरह बनाने में करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे? बाय जिब्रेलिन सीड मेच्योर अर्लियर, कि जल्दी सीड बन जाएंगे, जल्दी सीड्स क्या हो जाएंगे? मेच्योर हो जाएंगे। या फिर तुम ये भी लिख सकते हो अर्ली सीड प्रोडक्शन, जल्दी सीड उनके अंदर बन जाएगा, यानी जल्दी जवान हो जाते हैं, जल्दी क्या है, रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, जल्दी उनके अंदर सीड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अर्ली सीड प्रोडक्शन। नेक्स्ट लिखो, वीविंग इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है एग्जाम्स के अंदर। वीविंग इंडस्ट्री, वीविंग इंडस्ट्री, BREWING। वीवर्स क्या होते हैं बताओ जरा? वीविंग इंडस्ट्रीज के अंदर जिब्रेलिन का यूज होता है, माल्टिंग की जाती है, माल्टिंग, माल्टिंग प्रोसेस में जिब्रेलिन का यूज करते हैं। क्या होती है माल्टिंग? हम्म, वीविंग इंडस्ट्रीज में मतलब कहते हैं कि मान लो अल्कोहल वगैरह प्रिपेयर करनी है, कोई भी, वीवर्स क्या होते हैं? ब्रांडी, रम, ठीक है, लिक्विड्स जो भी पिए जाते हैं, कॉफी को भी बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ब्रीविंग इंडस्ट्रीज के अंदर हम ये कहते हैं कि भी जब भी, जैसे मेन ये है कि अल्कोहल वगैरह प्रिपेयर की जाती है ना, तो वहां पर अनाज, तुम्हें पता है ये अनाज से ही, जौ जू से इनसे तैयार की जाती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सीरियल अपन ने ली है, सीरियल्स, उनके अंदर क्या होती है? स्टार्च होती है। उनके अंदर क्या होती है? सीरियल्स के अंदर क्या होती है? स्टार्च। अब पहले स्टार्च को ब्रेक किया जाता है और माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, फिर उस माल्टोज का यूज किया जाता है प्रोडक्ट बनाने में। तो जो ये स्टार्च है, स्टार्च को जब माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, स्टार्च को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा? माल्टोज में। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं माल्टिंग। स्टार्च को हमने किस में कन्वर्ट किया है? माल्टोज में।
तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? प्रोसेस को हम बोलते हैं माल्टिंग। ठीक है, अब ये माल्टोज बन गया ना, अब इसका यूज क्या है? ब्रीवर्स में किया जाता है। माल्टोज से फिर क्या है? ब्रीवर्स बनाए जाते हैं। ओके, तो स्टार्च से जब माल्टोज बनाएंगे तो कौन से एंजाइम का यूज करते हैं? अल्फा अमाइलेज। पता है सबको? अमाइलेज हमारी स्लाइवा के अंदर भी तो होता है अमाइलेज। स्टार्च को तोड़ता है, किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज के अंदर। तो सेम वही है, जब हम बाहर इंडस्ट्रीज के अंदर स्टार्च से माल्टोज बना रहे हैं तो एक तो क्या यूज करते हैं? एंजाइम का यूज करते हैं। कौन से का? अल्फा अमाइलेज। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माल्टिंग। बस माल्टोज में बनाने के प्रोसेस को माल्टिंग बोलते हैं। तो यहां पर कौन सा जिब्रेलिन यूज होएगा? GA3। इसको बॉक्स में बंद कर लो, स्टार लगा लो कि यहाँ पर जिब्रेलिन का यूज भी होता है। किसका यूज होएगा? जिब्रेलिन। लास्ट, इसके बाद अपना जिब्रेलिन कंप्लीट हो जाएगा। फोन रखो। लास्ट, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। अब अगर हम ऑक्सीन के साथ कंपैरिजन करें तो ऑक्सीन क्या कर रहा था? डोरमेंसी ला रहा था। व्यापा ने आलू के ऊपर ऑक्सीन का स्प्रे किया था, तो वो क्या है? वो बर्ड्स नहीं निकल रही थी, लिटिल बर्ड्स अराइज नहीं हो रही थी, तो वो तो डोरमेंसी में जा रहा था। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जिब्रेलिन का अगर अब हम आलू पे अगर जिब्रेलिन का स्प्रे कर देंगे ना, तो वो क्या है? उसकी डोरमेंसी टूट जाएगी, यानी वो उगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? कि ऑक्सीन से हमने क्या किया था? डोरमेंसी को प्रमोट किया था। भी उसके ऊपर ऑक्सीन डाल दिया तो भी आलू जल्दी से उगता नहीं है और वो डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। अगर हमने जिब्रेलिन का स्प्रे कर दिया तो डोरमेंसी टूट जाएगी। डोरमेंसी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो लिखो इसके अंदर कि जिब्रेलिन क्या करता है? कैसे टूटेगी? जिब्रेलिन हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ लेटरल बड्स। जिब्रेलिन हम क्या करेंगे? प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो लेटरल बर्ड्स हैं, सीड्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लिटरल बर्ड्स और सीड्स क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट हो जाएंगे तो उनकी डोरमेंसी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ये क्या करता है? सिंथेसिस करता है अल्फा एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएजेस एंजाइम को। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। कौन कौन से? अल्फा अमाइलेज, लाइपेजेस और प्रोटीएजेस। इन एंजाइम्स के एक्टिवेशन में क्या करता है? हेल्प करता है, यानी इनको एक्टिवेट करता है। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का मतलब क्या होता है बेटा? जो वाटर की प्रेजेंस के अंदर ही चीजों को तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे अल्फा अमाइलेज अगर स्टार्च को तोड़ेगा ना तो वाटर की प्रेजेंस में ही तोड़ेगा। लाइपेजेस है वो फैट्स को तोड़ेगा तो वाटर की प्रेजेंस में ही एक्टिवेट होके तोड़ेगा। प्रोटीएजेस है प्रोटीन को तोड़ेगा, वाटर की प्रेजेंस में एक्टिवेट होएगा और उसके बाद ही तोड़ता है। लास्ट लाइन, बायोएसी ऑफ जिब्रेलिन। बायोएसी, बायो
एसी ऑफ जिब्रेलिन, बायो एसी ऑफ जिब्रेलिन। पहला लिखो बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट, बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। एंडोस्पर्म क्या होता है? स्टोर्ड फूड, यानी बार्ले का जो स्टोर्ड फूड है उसमें हमें जिब्रेलिन देखने को मिलता है। और ड्वार्फ पी एंड मेज टेस्ट, ड्वार्फ पी एंड मेज टेस्ट। हाँ, समझ नहीं आया? ड्वार्फ मतलब वो छोटे थे तो उनके अंदर देखा भी इंटरनोड इलोंगेट हुआ, कैसे हुआ? जिब्रेलिन की वजह से हुआ, ठीक है। बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट, इसके अंदर एंडोस्पर्म में स्टोर फूड है, स्टोर फूड क्या होगा? स्टार्च होएगा, उस पे अल्फा माइलेज होएगा, तो उसकी एक्टिविटी को देखा। नेक्स्ट साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हेडिंग लगाओ बेटा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के लिए सबसे पहले ना एक टेबल बना लो। एफ स्कुग और उसके को वर्कर्स ने क्या किया था? एफ स्कुग और उसके को वर्कर्स ने क्या किया था? ठीक है, तो क्या किया उन्होंने? इंटर नोडल सेगमेंट, इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम लिया। उसको उसने दो मीडियम्स में डाला। क्या किया? एफ स्कुग और उसके साथियों ने इंटरनोडल सेगमेंट ले लिया टोबैको स्टेम का, यानी टोबैको का ऐसा स्टेम ले लिया इंटरनोडल, यानी ये नोड है, ये नोड है, ये बीच वाला हिस्सा ले लिया, ठीक है। कुग और उसके साथियों ने क्या किया? टोबैको का जो प्लांट है उसका इंटरनोडल सेगमेंट, यानी ये एक नोड है, ये एक नोड है, दोनों नोड के बीच वाला हिस्सा ले लिया, ठीक है। और इसको क्या है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इसके ऊपर क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। पहले उसने इसको ऑक्सीन हार्मोन के अंदर डाल दिया, ऑक्सीन के अंदर, ऑक्सीन मीडियम के अंदर डाल दिया। किसमें डाल दिया? ऑक्सीन मीडियम के अंदर। बात समझ में आ रही है? कि एफ स्कूग और उसके साथियों ने टोबैको का स्टेम लिया, उस टोबैको के स्टेम को ऑक्सीन हार्मोन एक बिकर के अंदर लेके उसके अंदर डाल दिया। जब उसके अंदर डाल दिया तो कुछ भी नहीं हुआ। कैलस does not, callus does not proliferate। अभी मैं बताती हूँ। कैलस डज नॉट प्रोलिफरेट, इसका मतलब क्या है अभी समझाती हूँ। कैलस क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं। कैलस क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, जैसे आप बोलते हैं ना टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल। कैलस क्या है? ये लैब में हो रहा है ना, तो लैब में उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कैलस, ठीक है। और ऑक्सीन के साथ कहते हैं हमने कुछ और चीजें डाल दी। दूसरे बिकर में हमने क्या लिया? ऑक्सीन लिया, ऑक्सीन के साथ हमने कुछ और चीजें भी डाल दी। क्या क्या डाल दिया? ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, डीएनए एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, डीएनए एक्सट्रैक्ट, ऑक्सीन के साथ ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, डीएनए एक्सट्रैक्ट और वेस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू।
अब देखो ये चीजें समझो बेटा, तो क्या हुआ, ये चीजें तुम्हें समझनी है कि ऑक्सीन के साथ हमने क्या कुछ डाला है। तो क्या हुआ, कैलस प्रोलिफरेट हो गया, कैलस प्रोलिफरेट हो गया। अब पहले इस चीज को समझो कि प्रोलिफरेट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, कैलस क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे हम। क्या किया स्कूग और उसके को वर्कर्स ने, इधर देख लो बेटा एक बार, स्कूग और उसके को वर्कर्स ने क्या किया, टोबैको स्टेम का इंटरनोडल सेगमेंट ले लिया, उसको पहले अकेले ऑक्सीन हार्मोन वाले मीडियम में डाला। तो क्या है, ऑक्सीन क्या करता है, सेल डिवीजन में तो हेल्प करेगा ही, है ना। तो क्या है वहां पे, जैसे मान लो हमने ये इंटरनोडल सेगमेंट डाल दिया ऑक्सीन के मीडियम के अंदर, तो ऑक्सीन इसके अंदर क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। इसके आसपास हम क्या देखेंगे थोड़ी देर के बाद, यहाँ पे ऐसे नई सेल का यूं गुच्छा सा बन जाएगा, यानी चारों तरफ से वो फूला फूला सा हो जाएगा, ऐसे सेल्स ही बन जाएंगी, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं कैलस। कैलस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। अब तुम ये कहोगे कि ग्रुप ऑफ सेल को तो हम टिश्यू कहते हैं, भाई वो हमारी बॉडी के अंदर है नेचुरली, ये लैब में है, इसलिए हम इसे कैलस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल को या मास ऑफ सेल को हम कैलस बोलते हैं। कहते कैलस बन जाएगा, आगे कुछ नहीं होएगा। नोट प्रोलिफरेट का मतलब है आगे उसका डिवीजन नहीं होएगा, आगे वो ग्रो नहीं करेगा। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, ऑक्सीन के साथ ईस्ट, पता है क्या होता है, एक फंजाई होता है, उसका एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, उसका कुछ पार्ट डाल दो या फिर उसका कोई ऐसे थोड़ा सा लिक्विड सा या जूस कुछ भी डाल दो, ठीक है, उसका वो थोड़ा सा पार्ट डाल दो, थोड़ा सा कोकोनट मिल्क डाल दो, थोड़ा सा डीएनए का पार्ट डाल दो, या फिर क्या है वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम का कोई पार्ट डाल दो। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उनमें से लिक्विड निकाला जाता है, सैप निकाला जाता है, वो डाल दो। वो डाल दिया तो कहते कैलस प्रोलिफरेट हो गया, वो डिवीजन करने लगे। इसका मतलब इन सब चीजों के अंदर क्या है, साइटोकाइनिन है, ठीक है, कि वो और ज्यादा डिवीजन में हेल्प कर रहा है, वो और ज्यादा डिवीजन के अंदर क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अकेला ऑक्सीन डाला तो थोड़ा सा कैलस बना, आगे कुछ भी नहीं हुआ। अगर हमने ऑक्सीन के साथ ईस्ट, कोकोनट मिल्क, डीएनए एक्सट्रैक्ट, इनमें से कुछ भी डाल दो, ठीक है, बार बार उसने अलग अलग चीजें डाल के देखी, कुछ भी डाल दो, तो कहते हैं वो डिवाइड होता रहा। इसका मतलब उसके अंदर कोई ऐसा एंजाइम है जो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। तो एक बार हम तो ये कहेंगे कि साइटोकाइनिन है, लेकिन अभी साइटोकाइनिन नाम नहीं दिया था, क्या दिया था, काइनिटीन। क्या नाम दिया था, काइनिटीन, मैंने टेबल में भी तुम्हें लिखवाया है ना, वो नाम दिया। डन, ठीक है। बाकी आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल।